नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में इन दिनों जहर घुला हुआ है। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या हरियाणा, हर राज्य प्रदूषण की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल हाल यही रहता है। दिल्ली एनसीआर वासियों को पोल्यूशन बेदम कर रहा है। हर ओर धुंध है, AQI अभी भी 200 के पार है, कई जगह आंकड़ा 300 तक भी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब एनजीटी ने भी दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह पराली जलाने की घटनाओं में रोकने में खासकर नाकाम रही, सिलेक्टिवली कार्रवाई कर रही है। सैटेलाइट इमेज में पंजाब साफ तौर पर पूरी तरह लाल नजर आ रहा है। एनजीटी ने कहा कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी मौजूदा स्थिति पर चिंतित है, तो वहीं दिल्ली सरकार हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही है और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदूषण की मार जनता झेल रही है और पिस रही है। क्यों कोई भी संवेदनशील नजर नहीं आ रहा? पंजाब सरकार के दावे और हकीकत अलग क्यों है? पुख्ता समाधान को आखिर कोई क्यों तैयार नहीं, ये सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं चर्चा में। सबसे पहले महेश कुमार, डॉक्टर महेश हमारे साथ एडिटर हैं, हिसार से हैं। देवेंद्र कथुरिया पानीपत से हैं। वीरेंद्र सोनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों फिजा में जहर घुला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर एनजीटी ने दिल्ली और पंजाब सरकार दोनों को फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि पंजाब सरकार पराली जलाने की घटना में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। एनजीटी ने कहा कि खराब वायु प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। अस्थमा के मरीज, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर खराब वायु प्रदूषण का असर पड़ रहा है। एनजीटी ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पराली जलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं उठाए गए। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ एक समान कार्रवाई नहीं की गई। पराली जलाने वालों के खिलाफ सिलेक्टिव मोड में कार्रवाई हुई। एनजीटी ने पंजाब सरकार से कहा कि आज भी सैटेलाइट इमेज में पूरा पंजाब लाल दिख रहा है। अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो स्थिति में सुधार क्यों नहीं है? एनजीटी ने कहा कि अथॉरिटी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रही है। पंजाब के मुख्य सेक्रेटरी भी खुद मान रहे हैं कि पराली जलाई जा रही है। पंजाब सरकार पराली की घटना रोकने में पूरी तरह से फेल है। एनजीटी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटना को लेकर FIR के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं है? पराली जलाने वाले लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? एनजीटी ने कहा कि हम आदेश के 100% अनुपालन की उम्मीद करते हैं। एनजीटी ने दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई। सवाल किया कि रोज गाड़ियों से कितना प्रदूषण होता है, क्या उसका कोई डेटा है? कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें सड़क पर चल रही हैं? एनजीटी ने पूछा कि 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने में कितने साल लगेंगे? एनजीटी ने कहा कि आपकी रिपोर्ट सरकार के प्रचार के लिए है। आप कह रहे हैं कि 602 बस चलाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या है? क्या फीता कटने का इंतजार हो रहा है? क्या उसमें डीजल और पेट्रोल डालना है? एनजीटी ने पूछा कि नवंबर में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदी गई? फिलहाल एनजीटी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित अथॉरिटी को उचित कदम उठाने को कहा है। एनजीटी ने कहा कि 20 अक्टूबर के हमारे आदेश के बाद AQI में सुधार की बजाय और ज्यादा खराब हो गया। AQI 9 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में 11 दिनों के दौरान कोई सुधार इसमें देखने को नहीं मिला। स्मॉग टावर पर IIT मुंबई की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। दिल्ली में AQI को कम करने के लिए अथॉरिटी को निर्देश दिया गया है। एनजीटी में मामले की अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अवैस उस्मानी, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो प्रदूषण पर लगातार पॉलिटिक्स हो रही है और लगातार बता दें कि सरकारें संवेदनशील नजर नहीं आ रही। क्यों आखिरकार पंजाब सरकार को अब एनजीटी को कहना पड़ा, खासकर दिल्ली सरकार को भी कहना पड़ा कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। देवेंद्र,
आखिर क्यों कोई राजी नहीं है, क्यों कोई मान मनव्वल नहीं कर रहा, क्यों कोई या यूं कहें प्रयास नहीं कर रहा और प्रदूषण कम नहीं हो रहा। अब एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के बाद सख्त नजर आ रहा है। दिल्ली के साथ पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई है कि प्रदूषण को कम किया जाए। स्वरूप देखिए, पिछले 4-5 साल में देखें तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 4-5 साल से मेरे को स्थिति गंभीर हुई है। जब धान का सीजन आता है, इन दिनों में सितंबर के बाद जब धान पक जाती है, तो जैसे ही धान कटनी शुरू होती है, धान कटने के बाद जो अवशेष होते हैं, किसान की अपनी मजबूरी बताते हैं कि हम क्या करें। अभी पराली मैनेजमेंट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। जो सप्लाई चेन बनी है, पानीपत रिफाइनरी में एशिया की सबसे बड़ी एक ऐसा प्लांट लगाया गया जिससे अवशेषों से एथेनॉल बनाता है। एथेनॉल जो है डीजल पेट्रोल में 10% तक मिलाया जाएगा। ये केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस पर काम किया था, लेकिन अभी जो सारा सिस्टम है, मैकेनिज्म मेरे को लगता है अभी वो शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया है। 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि जब इन दिनों में प्रदूषण बढ़ता है तो स्कूली बच्चे मास्क लगा के, छोटे छोटे बच्चे 4-5-6 साल के बच्चे मास्क लगाए जब उनको देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और फैक्ट्रियों को बंद किया जाता है प्रदूषण के नाम पर। 4-5 साल से ये चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली के आसपास के जो दिल्ली एनसीआर के शहर हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, तो दिल्ली एनसीआर के 100 किलोमीटर का जो दायरा है, मोदी नगर आता है, मेरठ भी आता है, जहां जहां इंडस्ट्री है, जहां बड़ी यूनिट्स है जो बॉयलर यूज करते हैं, जहां ईंधन की जरूरत रहती है। 4-5 साल से स्थिति बहुत गंभीर है। और पिछले 2 साल से देखें तो मेरे को लगता है एनजीटी ने बहुत ज्यादा सख्ती की है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, क्योंकि इनका गठन इसी काम के लिए किया गया है कि वातावरण को, पर्यावरण को सुधारा जाए। एनजीटी के पहले जो चेयरमैन थे जस्टिस ए.के. गोयल थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, बहुत सख्त किस्म के चेयरमैन थे, बहुत नामी गिरामी जज थे, लेकिन उसके बाद अब दूसरे बने हैं चेयरमैन। लेकिन एनजीटी अपनी भूमिका में ठीक तरह से नजर आ रहा है, काम कर रहा है, सख्ती बरत रहा है। अभी जो लिहाजा अभी हाल की जो घटनाएं, जैसे एक रिपोर्ट में 3 दिन पहले ही मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ी कि पंजाब में इस बार हरियाणा के मुकाबले 27% ज्यादा पराली जलाई गई। 27% ज्यादा सवाल यही है कि पंजाब में जली है हरियाणा के मुकाबले। 27% जो पराली जलाई गई है, हरियाणा में कुछ सुधार हुआ है, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, यही सवाल है कि आखिरकार ये जो पराली जलाने का सिलसिला है बदस्तूर जारी है, उस पर रोकथाम नहीं हो रही है, और शायद यही वजह है कि एनजीटी भी अब सख्त नजर आ रहा है। यहां तक कि कहा गया है कि सैटेलाइट से देखने पर साफ तौर पर पूरा पंजाब लाल नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो ये कहती है कि हमने पराली जलाने के मामलों में गिरावट की है, कुछ गिरावट आई है। महेश, आखिरकार पंजाब सरकार के दावे कुछ कह रहे हैं जबकि हकीकत कुछ कह रही है, क्यों? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी राहत तो इस बात की मानिए कि कुदरत ने सबसे बड़ी राहत प्रदूषण के जहर से दी है। दिवाली से एक दिन पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो हल्की बूंदाबांदी पूरे दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के इलाके में देखने को मिली, उससे सबसे बड़ी राहत मिली। अब तक तो कर्फ्यू की स्थिति आप कह सकते हैं कि बनानी पड़ती है, अब तक तो हो सकता है कि पूरे ट्रैफिक को रोकने की जरूरत पड़ जाती, इतना ज्यादा जहर का जो लेवल है वो बढ़ जाता। दिवाली से एक दिन पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो हल्की बूंदाबांदी हुई, जो हवाएं चली, उससे प्रदूषण के स्तर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। सिर्फ और सिर्फ राजनीति यहां पर बयानबाजी में देखने को मिल रही है। हालांकि हरियाणा में अगर पराली जलाने के मामलों का जिक्र करें तो लगातार सैटेलाइट इमेजिंग की वजह से जो सख्ती पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही थी, उसमें कमी यहां पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी देवेंद्र ये जानकारी दे रहे थे कि एथेनॉल बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ पानीपत रिफाइनरी बल्कि अलग अलग इलाकों में कुछ कुछ किलोमीटर के अंतर पर ये एथेनॉल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इनके लिए बाकायदा कोलैबोरेशंस किए गए हैं। हालांकि ज्यादातर प्लांट्स अभी स्थापित नहीं हुए हैं, इक्का दुक्का प्लांट से ही यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में जो तमाम जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो प्लांट्स लगा दिए जाएंगे। उसके बाद जो पराली जलाने की घटनाएं हैं, कम से कम हरियाणा में तो उसमें और ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। और हारसेक लगातार रिमोट सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए लगातार पूरे जो पराली जलाने के मामलों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जिक्र अगर पंजाब का करें तो पंजाब की जो सरकार है पूरी तरह नाकाम यहां पर नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेजिंग जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पूरा का पूरा पंजाब जो है लाल नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब की आम
आदमी पार्टी सरकार को पंजाब लाल नजर नहीं आ रहा। बयान हरियाणा के खिलाफ दिए जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में पहले से बेहतर स्थिति कम से कम पराली जलाने के मामलों को लेकर देखने को मिल रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदूषण का स्तर अगर राजधानी दिल्ली, एनसीआर के इलाके और पूरे हरियाणा, पंजाब में अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पराली जिम्मेदार नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। ट्रांसपोर्ट से पैदा होने वाला जो पॉल्यूशन है वो भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। और उससे भी बड़ी जो जिम्मेदारी है प्राकृतिक कारणों से है। मौसम का मिजाज इस वक्त इस तरीके का होता है कि स्मॉग की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से हालात भयावह नजर आते हैं। और जहां तक सरकारों की भूमिका का सवाल है, यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है और जो किए जाने की जरूरत थी, जो समय रहते कदम उठाने की जरूरत थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अगर करनी है तो अब तक सड़कों पर क्यों नहीं उतारा गया, क्यों सिर्फ प्रचार और प्रसार का जिक्र यहाँ पर दिल्ली की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और हरियाणा में भी मार्च के महीने तक ये कहा जा रहा है कि मार्च 2024 तक ही छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या के लिहाज से तो हरियाणा में भी कोई खास काम अब तक नहीं किया गया है, लेकिन इंतजार यहां पर किया जा सकता है कि कुछ बेहतर सरकारों की तरफ से किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के हालात का सामना दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के लोगों को नहीं करना पड़े। बिल्कुल वीरेंद्र जी, पुख्ता समाधान को लेकर जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि उम्मीद की जा सकती है, लेकिन समाधान नजर नहीं आ रहा। आखिर क्यों पुख्ता समाधान की ओर काम नहीं किया जा रहा है? क्यों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है? क्यों अपनी जो नैतिक जिम्मेदारियों से सरकारें नहीं निभा रही हैं? क्या वजह है? ये समस्या पिछले 10 वर्ष से है। पिछले वर्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक वर्ष पूर्व बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अगले वर्ष ये संकट नहीं आएगा, ये स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन आज जो स्थिति है उससे भी गंभीर है। आज कुछ प्रतिबंध हटाए गए हैं, लेकिन जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है आज भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, तो इसलिए ये सब मामले में राजनीति ज्यादा हो रही है। एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहा है कि आप जो है आंकड़े मत बताइए, आप बताइए धरातल पर आपने क्या काम किया। तो मतलब धरातल पर तो काम है ही नहीं। उस दिशा में जो काम होना चाहिए था उस दिशा की ओर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा। सिर्फ राजनीतिक जो है बयानबाजी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ हरियाणा को दोषी ठहरा रहे हैं, उसके राजनीतिक कारण है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती, दूसरे दल की सरकार होती, तो अरविंद केजरीवाल जी वहां भी उस पर दोषारोपण करते। अब क्योंकि वहां अपनी सरकार है इसलिए वो पंजाब को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये सब बातें राजनीति से प्रेरित हैं। अब पंजाब में जो है घटनाएं बढ़ रही हैं पराली जलाए जाने की, और ये बात भी है कि पंजाब में आंदोलन भी हो रहा है। जिन किसानों पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, आज सब जगह पंजाब में जिला मुख्यालयों पर किसान जितने दिया है उन्होंने आज प्रदर्शन किए हैं। किसानों की अपनी समस्या है, किसान अपनी जगह, उनका तर्क उचित है। उनका कहना है कि पराली के लिए हमारे पास सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं, हम कोई पराली जलाकर हमें कोई शौक नहीं है, ये हमारी व्यवस्था है। तो मतलब अगर सरकार वहां से उनके पराली के जो है अवशेष है उनका उठाने का प्रबंध कर ले, अपने स्तर पर प्रयास करे, तो किसानों को ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब देखिए सिर्फ पराली ही एक बहुत बड़ा कारण नहीं है। अब जैसे बता रहे थे जो अन्य वाहनों से प्रदूषण होता है, और दिवाली के दिन जो है जिस तरह से पटाखे आतिशबाजी की गई उससे भी वो भी बहुत बड़ा एक कारक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई समस्याएं हैं इसके अंदर, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस नीति नहीं है। अब जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरों की आबादी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से प्रदूषण तो बढ़ेगा ही है। वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है। ये प्रदूषण के मामले में भी सरकार जितनी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी उतनी है नहीं। तो इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को राजनीति के बजाय वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, अपने प्रबंधकों क्या कर रहे हैं, तो उस दिशा में अगर ध्यान देंगे तो हरियाणा पर दोषारोपण करने की बजाय उनको अपने स्तर पर देखना चाहिए, हम क्या प्रबंध कर सकते हैं। दिल्ली की समस्या गंभीर होती जा रही है। वाहनों के अब देखिए छोटे छोटे बच्चे जिस तरह का जिक्र कर रहे थे वो मास्क लगाकर जा रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, सांस लेना दूभर हो रहा है। तो इस स्थिति के लिए एक बहुत बड़ी वो स्थिति है, इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए राजनीति की बजाय। राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन आम आदमी से के जीवन के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है उसका जो है आने वाले समय में बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और इस दिशा में समग्र जो एक नीति बनाई जाने की आवश्यकता है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह स्टैंड लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है, और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन उस पर सरकारें कितना अमल कर पा रही हैं वो तो बार बार चेता ही रहे हैं, लेकिन सरकारों का जो जमीनी स्तर पर जो काम था वो जो है निराशाजनक है। बिल्कुल निराशाजनक है, और यही वजह है कि AQI सुधर नहीं रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं सरकारों पर, क्या कोई रूट प्लान नहीं है? क्या कोई प्री प्लानिंग तरीके से, कोई सुनियोजित ढंग से योजना नहीं बनाई गई सरकार की तरफ से हर साल की तरह? जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी बताया कि हर साल की तरह हम भी देखते हैं कि यही स्थिति रहती है,
कहां खामी रह जाती है, क्यों कमी रह जाती है, क्या वजह है? देखिए सौरभ, 4 कारण मैं मानता हूं। इस सीजन में सितंबर के आसपास, दिवाली दशहरे के वक्त थोड़ा सा पहले जब कटाई होती है धान की, 4 कारक मैं मानता हूं जिससे प्रदूषण हमेशा हर साल बढ़ रहा है पिछले कई साल से। एक तो धान की कटाई होती है, दूसरा सर्दी के कारण जो इंडस्ट्रियल जो ईंधन यूज करते हैं, जो चिमनियां लगी हुई हैं, बहुत सारी पैरामीटर्स पे अभी भी पूरी नहीं हो रही। हालांकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्रवाई करते हैं, फैक्ट्रियों को सील करते हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री का पोल्यूशन, फिर ये पराली जलाना, हरियाणा पंजाब की, यूपी की पराली के बारे में कम शिकायतें आती है कि यूपी में ज्यादा जलती है, हरियाणा पंजाब पे मेन फोकस रहता है और टारगेट भी यही राज्य होते हैं। तीसरा, आप देखिए दिल्ली में मेरे को लगता है 27 लाख का आंकड़ा पुराना है कि 27 लाख गाड़ियां दिल्ली शहर में, दिल्ली राजधानी में 27 लाख गाड़ियां। उसके अलावा जो फरीदाबाद से अपने काम धंधे में कुछ व्यापारी है, नौकरी पेशा है, किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना है, किसी को कोई राजनीतिक पैरवी के लिए या कोई गुजारिश करने जाना है, तो फरीदाबाद की गाड़ियां दिल्ली आती है, गाजियाबाद की दिल्ली आती है, कोई अलवर जाता है, कोई रेवाड़ी जाता है, पानीपत सोनीपत से दिल्ली, रोहतक वाला एरिया, मतलब लाखों की तादाद में गाड़ियां पहले से दिल्ली में चली है और बाहर की गाड़ियां अपने काम के सिलसिले में दिल्ली जाती है। और दिल्ली की गाड़ियां दिल्ली एनसीआर के शहर में फरीदाबाद जाती है, गाजियाबाद जाती है, पानीपत जाती है। तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड है। तो एक तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है, दूसरा ये गाड़ियों का पोल्यूशन, वाहनों का पोल्यूशन हो गया, तीसरा पराली हो गया, और चौथा ये कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर हो रही है दिल्ली एनसीआर में। अभी जब एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की बात कही थी, आदेश दिए थे, उन दिनों भी पानीपत में आज भी सोनीपत है, पानीपत है, रोहतक है, रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, सारे दिल्ली एनसीआर के 22 में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में पड़ते हैं हरियाणा के। आज भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। मौसम का आप देखिए किस तरीके से पोल्यूशन फैला हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं। यहां चाहे डिप्टी कमिश्नर है जिलों के, इनको आदेश आते हैं एनजीटी की तरफ से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कि आप AQI को देखो, चेक करो, लेकिन आदेश आते हैं लेकिन उनका असर नजर नहीं आ रहा। आज भी निर्माण कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं, पूरे हरियाणा में हो रहे हैं और दिल्ली के आसपास भी हो रहे हैं। चौथा कारण ये है। दूसरी आपको सौरभ एक बात बताता हूं, जो एनजीटी की तरफ से या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आदेश आते हैं, आप देखिए सीधा चीफ सेक्रेटरी को जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी से जिलों में आते हैं, जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर है वो निचले अधिकारी की बैठक बुलाते हैं, उनको अल्टीमेटम देते हैं, उनको आगाह करते हैं कि काम करिए। वो नीचे वालों को पूरी एक तरह से चेन बनी है, लेकिन मेरे को लगता है अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जाती है। जब तक पूरी चेन काम नहीं करेगी, जब तक कड़ियां आपस में नहीं जुड़ेंगी, सभी इस बात की चिंता नहीं करेंगे, तो मेरे को लगता है आदेश तो आ रहे हैं लेकिन काम बहुत कम हो रहा है और नतीजा ये है कि दम घुट रहा है। चाहे महिलाएं हो, गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध हो, चुनौती बनी हुई है, दम घुट रहा है, सांस लेना दूभर हो गया है, आंखों में जलन लोगों को महसूस हो रही है। लेकिन सरकार है जो राजनीतिक पारा हाई है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चल रहा है। महेश, जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है सरकार? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, एनजीटी फटकार लगाती है, और जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने बताया कि जमीनी स्तर पर उतारना बेहद जरूरी है। काबिल तारीफ काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने आदेश जारी किए, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कराना सरकारों का काम है। वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंसी रहेंगी तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं और एकदम से पोल्यूशन का स्तर अगर इस मौसम में बदल जाता है, हद से ज्यादा पोल्यूशन का स्तर अगर इस दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश के इलाके में अगर देखने को मिलता है, तो प्राकृतिक कारण तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही, लेकिन नीतिगत फैसले यहां पर बदलने की जरूरत है। नीतिगत फैसले जब तक समय रहते नहीं लिए जाएंगे, एकाएक आप पोल्यूशन के स्तर को कम कर दें, सरकार कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दे जिससे पोल्यूशन का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर पर चला जाए, ये संभव नहीं है। जितनी लाखों की तादाद में गाड़ियां राजधानी दिल्ली में रोजाना पहुंचती हैं, राजधानी दिल्ली की अपनी गाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो ऐसे में दिल्ली और एनसीआर का इलाका कह सकते हैं कि हर वक्त जाम की स्थिति का सामना करता है। नीतिगत फैसले जब तक समय रहते नहीं लिए जाएंगे, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नीतिगत फैसलों से मेरा संदर्भ है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या राजधानी दिल्ली में बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिस तरीके से मेट्रो का जिक्र यहां पर किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जा रही है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी डीजल और पेट्रोल को पूरी तरह खत्म कर यहां पर सिर्फ और सिर्फ
जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनसे आवागमन अगर किया जाए तो यकीनन स्थिति में एक बेहतर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की जहां तक बात है तो हवा को पॉल्यूशन से क्या बचाएंगे जब यमुना नदी के पानी को पॉल्यूशन से नहीं बचा पाए। यमुना नदी जहर में तब्दील हो चुकी है, पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज का पानी जो है यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, इसे समझना कौन सा मुश्किल है। कोई एक बड़ा गणित थोड़ा ही है कि किसी इंडस्ट्री से पानी का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यमुना में छोड़ा जा रहा है और कोई समझ नहीं पा रहा कि ये वेस्ट कहां से निकाला गया, ये केमिकल्स कहां से छोड़े गए। हवा में जो जहर घोला जा रहा है उसकी पड़ताल तो सरकार के लिए यकीनन बेहद मुश्किल है। तो नीतिगत फैसले यहां पर करने की जरूरत है। जब तक नीतिगत फैसले समय रहते नहीं किए जाएंगे और उसके लिए फंड्स की व्यवस्था नहीं की जाएगी, हालात इसी तरीके के बने रहेंगे। हरियाणा चाहे पंजाब को दोषी ठहराए और पंजाब चाहे दिल्ली को दोषी ठहराए, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा जब तक नीतिगत फैसलों में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल महेश, और नीतिगत फैसलों के साथ साथ उन्हें लागू करवाना भी जरूरी है, बेहद अहम है। वीरेन जी, अगर अभी की बात कर ले तो ग्रेड 4 को हटा दिया गया, कुछ ढिलाई बरती गई है। हालांकि अगर आंकड़ों पर थोड़ी सी नजर डालें तो आनंद विहार 212, पंजाबी बाग 212, एक्यूआई की बात कर रहा हूं मैं, पूसा का दिल्ली पूसा 240, गुरुग्राम 343, फरीदाबाद 260, ये वो आंकड़े यानी कि अभी भी, और नोएडा का सबसे ज्यादा 359 है। तो यानी कि एक्यूआई अभी भी 200 बना हुआ है, जो कि खतरनाक स्थिति है। और ऐसे में ग्रेड 4 को थोड़ा सा ढीला कर देना, उसके बाद कहना कि थोड़ी सी पाबंदियां में ढील दे दी गई है, क्या लगता है सुधार हो पाएगा और एक्यूआई में? देखिए, अब तो मौसम का प्रकृति पर ही ज्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि देखिए अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने के हॉटस्पॉट हैं वो दिल्ली में, दिल्ली इतना बड़ा है, सिर्फ 13 हैं, 13 ही चिन्हित किए गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए ये मामले में जो है कि प्रदूषण के स्तर का तो ये रहने वाली स्थिति है। इसके लिए जो आप अपने औद्योगिक उत्पादन को, दूसरी जो गतिविधियां हैं, कब तक उनको सीमित कर सकते हैं, कब तक प्रतिबंध लगा सकते हैं, स्कूल कब तक बंद रख सकते हैं, ये गतिविधियां तो एक ना दिन जारी रहेंगी। लेकिन आपको ठोस जो है नीति बनाने की आवश्यकता है। एक दिन में समाधान नहीं होगा, निश्चित है, लेकिन इसके लिए आपके पास आने वाले वर्षों के लिए क्या रोड मैप है। तो इसलिए आपके पास जैसी आबादी बढ़ती जा रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इन सब बातों के लिए और व्यावसायिक गतिविधियां तो बढ़ेंगी। तो इन सब स्थिति के बीच में आपके पास क्या मापदंड है, आपके पास क्या भविष्य की योजना है, इसके लिए कई सब जो सरकारें हैं एक दूसरे पर दोषारोपण तो करती है, लेकिन सब अंधेरे के अंदर है। तो इसके लिए एक स्थायी रणनीति बनाने की आवश्यकता है और जागरूकता की आवश्यकता है। राजनीतिक दल वैसे तो लोगों की जो उनके सहानुभूति हासिल करने के लिए नए नए प्रपंच रचते हैं, लेकिन इस स्थान पर लोगों के जब स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है तो ये जागरूकता भी जरूरी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। अपने चुनाव घोषणा पत्रों में भी इसका उल्लेख करना चाहिए कि हम जो है लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण देने के लिए क्या प्रबंध करेंगे, किस तरह प्रदूषण से निजात दिलाएंगे, किस तरह की हमारी व्यवस्था होगी, ये सब बातों पर भी प्रकाश डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल एग्रीमेंट ट्रिब्यूनल तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं उनका क्या दायित्व है, वो अपने दायित्व को कितना पूरा कर पा रही हैं, ये सब लोगों को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को देखना चाहिए, जिम्मेदारी भी निभानी होगी, आम लोगों को भी इसमें जिम्मेदारी निभानी होगी। दिवाली की अगर हम बात करें तो क्रैकर्स जलाए गए ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से प्रदूषण अचानक हाइक कर गया, बढ़ गया। महेश, जिम्मेदारियों की यहां पर बात है तो आम जनता को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। साथ ही जो राजनीतिक नूरा कुश्ती चल रही है उसके बीच क्या समाधान निकलता नजर आएगा आने वाले समय में? क्या उम्मीद की जा सकती है कि सरकारें किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगी? क्योंकि 29 नवंबर को एनजीटी दोबारा इस मामले में सुनवाई करेगा और उसके बाद तय करेगा। हालांकि सरकारों को, राज्य सरकारों को जरूर उसने कहा है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई अहम रणनीतिक फैसला करवा सकता है, उसके बिना नहीं बात बन पाएगी। तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के, खुद मुख्यमंत्रियों के बयान हमने सुने, उन्होंने दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश की बजाय इसके कि वो अपने यहाँ बेहतर हालात का कायम करने की कोशिश करते। तो यकीनन अब सुप्रीम कोर्ट को पूरी सख्ती के साथ जो है तय नियमों को लागू करवाना होगा और इस तरह के नीतिगत फैसले यहाँ पर नई पॉलिसीज इस तरीके की तैयार करवानी होंगी जिससे आने वाले समय में हाल फिलहाल कोई परिस्थिति में किसी अधिकारी के, किसी राजनेता के गिरफ्तारी के वारंट आप निकाल दें और एक्यूआई में परिवर्तन आ जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि आने वाले सालों में इस तरह के हालात का सामना दिल्ली एनसीआर, पूरे हरियाणा, पंजाब के लोगों को नहीं करना पड़े। इसको लेकर नीतिगत फैसले का समग्र नीति यहां पर तैयार करने की जरूरत है और पूरी सख्ती के साथ, तय समय सीमा के साथ एक कैलेंडर उसका जारी किया जाए और उस कैलेंडर में यह घोषित किया जाए कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या कब तक बढ़ा दी जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब तक बेहतर हो जाएगा, कब तक एनसीआर के इलाकों में जो बेटर कनेक्ट है, चाहे वो
मेट्रो के जरिए, जब तक चाहे वो हाईवेज के जरिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों के जरिए, वो कर दिया जाएगा। जाम की स्थिति कब तक जो है सड़कों पर खत्म कर दी जाएगी? मुझे लगता है कि एक समग्र रणनीति यहां पर बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसी से कोई परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन आप देख पाएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी और देवेंद्र, आपसे लास्ट रिएक्शन लूंगा मैं, कम समय है हमारे पास। देवेंद्र, क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि फटकारें लगातार लग रही है? देखिए सौरभ, हम ये शोर तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, प्रदूषण है, लेकिन मैं ये कहता हूं अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें। जिसके हिस्से में जो जिम्मेदारी आती है वो गंभीरता से काम करे और रिजल्ट दे, बजाय इसके कि दूसरों को दोषारोपण करे। अब आरोप लगाने का नहीं, अब दूसरों को नसीहत देने का नहीं, खुद से आगे बढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, क्योंकि इसी जमीन पर सबको रहना है। आप देखिए दिल्ली एनसीआर में कौन रहता है? सेंटर के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, बड़े बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल कंपनी। बिल्कुल, सांसों पर तो सियासत ना हो, स्वच्छ हवा इनहेल कर रहे हैं, सभी को इस धरती पर सांस लेना है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। वीरेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, अब क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, अब स्थिति तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिम्मेदारी तय कर दी है। अगर मुख्य सचिव को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो मुख्य सचिव ने आगे की जिम्मेदारी तय कर दी है। जिम्मेदारी तो तय कर दी गई है, लेकिन उस पर पालन भी होना चाहिए। सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जमीन पर उतरकर भी जो है अगर कार्रवाई करेंगे। और देखिए, किसानों को अपना राज नहीं कर सकते, किसानों की समस्या अपनी जगह है, उनके आपको अवशेष, जो पराली के अवशेष आपको उठाने के प्रबंध भी करने चाहिए। तो इसलिए एक जो है आपस में तालमेल के साथ स्थिति सुधरेगी, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से जो स्थिति है और ज्यादा बिगड़ेगी और किसान फिर आंदोलन पर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हैं, नूरा कुश्ती है, वो देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब एनजीटी ने भी पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। काय पराली के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ पराली, कई मामले हैं। चाहे अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं वाहनों से भी होती है, औद्योगिक प्रदूषण भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। और अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात करें तो वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे में सरकार को कुल मिलाकर कंक्लूसिवली अगर बात करें तो हर पहलू पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार मिलकर काम करे, हरियाणा के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए जनहित में काम करे, जिससे कि आम लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके, क्योंकि AQI अभी भी खतरनाक स्तर में बना हुआ है। उम्मीद यही करेंगे कि एनजीटी के इस आदेश के बाद, सख्ती के बाद कहीं ना कहीं सरकारें उचित कदम उठाएंगी और प्रदूषण कंट्रोल करने में साथ मिलकर कदम ताल करती नजर आएंगी।